कैसा हो अगर आपके पास 5 मिनट के लिए वो शक्ति आ जाए जो दुनिया पलट कर रख दे। कैसा हो कि उन 5 मिनटों में आप जो चाहो वो पा सको। और कैसा हो जब उन 5 मिनटों के लिए कोई आपको रोक ना पाए। ये कहानी बेस्ड है एक ऐसी ही पावर कैप्सूल पर जिसे कि अलग अलग जानवरों के डीएनए से बनाया गया है। लेकिन क्या होगा जब शहर के कुछ गुंडे लोग इस कैप्सूल का गलत इस्तेमाल करने लगेंगे। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ, जिसकी शुरुआत में हम देख पाते हैं न्यू ऑरलिन्स सिटी को, जहाँ पर बिगी नाम का एक सप्लायर शहर के कुछ अंडरग्राउंड गुंडों के साथ मिलकर अपने न्यू इन्वेंशन को फ्री में बांट देता है और कहता है तुम लोग अपनी जिंदगी जी सकते हो, 5 मिनटों के लिए वो पा सकते हो जो तुम हमेशा से पाने की चाहत करते थे। अब इस शख्स का इन गोलियों को फ्री में बांटने का क्या रीजन था? ये गुंडे मिलकर हर एक जगह पर तोड़ा फोड़ी, चोरी चकारी और साथ ही लोगों को परेशान करना शुरू कर देते हैं। यहाँ तक कि तो इन हादसों में कुछ लोगों की जानें भी चली जाती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है कहानी की एक लीड कैरेक्टर रॉबिन पर, जिसके पास इस वक्त 3 कैप्सूल होते हैं और अब वो इस ड्रग को सप्लाई करने के लिए मार्केट में बेचने के लिए उतर आई थी। वहीं पर 2 लड़के अंधेरी रात में उससे मिलने के लिए आते हैं ताकि उससे वो ये ड्रग खरीद सकें। लेकिन तभी पीछे से एक शख्स आ जाता है और उस लड़की को गिरा देता है। बेसिकली उन तीनों की प्लानिंग थी कि ये उस लड़की को पटक कर उसके पास जितने भी कैप्सूल होंगे वो लेकर भाग जाएंगे। लेकिन तभी वहां पर एक पुलिस कॉप फ्रैंक की एंट्री होती है और वो उनमें से हर एक को इस गोली को न लेने के लिए बार बार कह रहा था। फ्रैंक बताता है कि इस गोली में न जाने कितनी ताकत है, इसे लेकर तुम ऊंची ऊंची दीवारें फांद सकते हो, तेजी से भाग सकते हो, बड़ी से बड़ी लोहे की जंजीर को तोड़ सकते हो। ये तो है इसके एडवांटेजेस, लेकिन क्या इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में जानते हो? जो लोग इसे पचा नहीं पाते, ये गोली उनका सर फाड़ देती है। क्या आप भी इसे ट्राई करना चाहोगे? ये बात सुनकर वो तीनों डर जाते हैं और इसी बात का फायदा उठाकर फ्रैंक उनकी गोली रख लेता है और रॉबिन के साथ चलने लगता है। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि रॉबिन और साथ ही फ्रैंक ये दोनों पुराने ही दोस्त होते हैं। एक तरफ फ्रैंक का मकसद था इस पूरे शहर से इस गंदगी भरे ड्रग को साफ कर देना ताकि किसी की भी शरीर के अंदर कोई गलत असर ना पड़ जाए। वहीं पर रॉबिन का मकसद था सिर्फ पैसा कमाना, क्योंकि उसकी माँ को कैंसर था और घर में आए दिन पैसों को लेकर तंगी चला करती थी, इसीलिए वो इस ड्रग को बेचकर पैसे कमाती थी। इस वक्त फ्रैंक के पास में उस गोली के बदले चुकाने के लिए पैसे नहीं थे। इसी वजह से वो रॉबिन को अपनी बाइक दे देता है और कहता है कि ठीक है, ये बाइक आज से तुम्हारी हुई। जिसे पाकर रॉबिन काफी ज्यादा खुश थी और वो सीधा पहुंचती है अपने घर में, जहाँ पर हम उसकी छुपी हुई तिजोरी को देख पाते हैं जिसके अंदर वो हमेशा अपने कमाए हुए पैसे रखा करती थी। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है कहानी के थर्ड लीड कैरेक्टर पर, जिसका नाम होता है आर्ट, मगर इस मूवी में इसे मेजर कहा गया है। यहाँ मेजर एक बिल्डिंग में उस शख्स से मिलने आया था जिसने पहली बार इन कैप्सूल्स का यूज किया था। मेजर उसका दरवाजा नॉक करता है, तभी वो शख्स बाहर आता है। मेजर पूछता है कि क्या न्यूट यहाँ पर है, लेकिन न्यूट उसे बताने से मना कर देता है कि वो तो न्यूट है ही नहीं, वो तो यहाँ से कुछ दिन पहले ही चला गया, आखिर तुम कौन हो? जहाँ पर मेजर बताता है कि बेसिकली वो एक पार्सल देने के लिए आया है। जिस पर न्यूट कहता है कि ठीक है, तुम बाहर ही रुको, मैं एक बार अपने बॉस से कंफर्म कर लेता हूँ कि क्या उन्होंने कोई पार्सल भेजा है या नहीं। और जब वो अंदर जाता है तो छिपके से मेजर उसके घर के अंदर चला आता है, जहाँ पर वो देखता है कि सारी दीवारें पिघली हुई है, हर जगह खड्डे हुए हैं और हर जगह कागज के जले चीथड़े पड़े हैं। उसका घर काफी अजीबोगरीब दिख रहा था, मगर इसी बीच न्यूट को पता चल जाता है कि वो शख्स जो कि दरवाजे के बाहर छोड़कर आया था वो अब घर के अंदर आ चुका है। इसी वजह से वो अपनी कैप्सूल खा लेता है। बाहर खड़ा मेजर अपनी बंदूक लेकर तैयार था और इसे बार बार कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हारे सप्लायर का नाम जानना चाहता हूँ, मुझे उसका नाम बता दो और मैं तुम्हें यहाँ पर कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मगर तभी धधकती आंख के साथ न्यूट बाहर आता है, जिसकी पूरी बॉडी झुलस रही थी और वो तो मानो बस मेजर को खत्म करने पर उतारू था। वो वहां से भागता है, अपनी जान बचाने के लिए एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पर कूदता है, लेकिन इतने में ही 5 मिनट खत्म होने वाले थे। तभी न्यूट एक साथ 3 कैप्सूल खा लेता है और फिर से उसके पीछे पड़ जाता है। मेजर उससे अपनी जान बचाने के लिए घर के बाथरूम में चला जाता है और वहां पर अपने जैकेट को गीला कर लेता है। और जैसे न्यूट वहां पर आता है तो वो उस पर अपना गीला जैकेट डाल देता है और उससे बार बार उसके सप्लायर का नाम पूछता है। मगर अब तक न्यूट ने इतनी सारी गोलियां जो खा ली थी तो उसका असर उसके शरीर पर बहुत ही ज्यादा हो चुका था। इसी वजह से वो पूरी तरीके से ब्लास्ट हो जाता है और इस बिल्डिंग में एक जबरदस्त एक्सप्लोजन हो जाता है। हालांकि इस एक्सप्लोजन में मेजर तो बच गया था और उसने न्यूट का मोबाइल भी अपने पास रख लिया था। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है रॉबिन पर, जो कि इस वक्त स्कूल के लिए तैयार हो रही थी। वो अपनी मॉम से पूछती कि क्या आपकी तबीयत ठीक
ठीक है? तो उसकी मॉम कहती है कि हाँ थोड़ा कमर में दर्द है, जिसके रिप्लाई में रॉबिन कहती है कि ठीक है, जब मैं स्कूल से वापस आऊंगी तो आपके लिए टोमेटो सूप और साथ ही आपकी मेडिसिन भी लेते आऊंगी। मेजर जिसके पास में न्यूट का फोन था वो उसे चेक करने लगता है, तभी उसे पता चलता है कि इसका और भी बाकी सारे डीलर्स के साथ में कांटेक्ट था, इसीलिए वो उनमें से एक को मैसेज करता है कि मुझे चिकन सैंडविच होटल पर आकर मिलो। और ये मैसेज रिसीव करती है रॉबिन, जो कि इस वक्त अपनी स्कूल में थी। हालांकि स्कूल की टीचर उसे कुछ ज्यादा खासा पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उसके मार्क्स हर बार कम आते थे और धीरे धीरे करके उसकी ग्रेड्स भी डाउन हो चुकी थी। जहाँ पर उसकी टीचर उससे कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम्हें पढ़ना लिखना तो है नहीं, तो आखिर तुम ही बता दो कि तुम फ्यूचर में क्या करना चाहती हो। जहाँ पर उसके दोस्त टीचर को बताते हैं कि ये लड़की रैप बहुत अच्छा करती है, क्या आप सुनना चाहोगे? जिस पर टीचर भी हाँ कह देता है और बोलता है कि अगर तुमने रैप अच्छा सुनाया तो इस बार के एग्जाम में मैं तुम्हें पास करवा दूंगा। जिसके बाद होना क्या था, रॉबिन अपने पूरे दम से अपना रैप सुना देती है और साथ ही उस टीचर को भला बुरा भी कह देती है और कहती है कि आज के बाद कभी मेरा मजाक मत उड़ाना। और हर बच्चा अपनी कॉपी के पन्ने उड़ाने लग जाता है, मानो कि जैसे कोई जंग किसी बड़े वॉरियर ने जीती हो। लेकिन ये सब तो ख्याली पुलाव थे रॉबिन मैडम के, क्योंकि असल जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। वहीं सीन शिफ्ट होता है शहर के एक बैंक के बाहर, जहां पर पुलिस वाले खड़े थे और हर टीवी और न्यूज में ये बताया जा रहा था कि बैंक के अंदर कोई एक ऐसा शख्स घुस चुका है जिसके पास में काफी अनगिनत ताकतें हैं। ना तो वो किसी को दिख पा रहा है और हर जगह से चोरी करके भाग रहा है। इन पुलिस वालों के कमांडर क्रेन भी वहां पर खड़े थे, लेकिन उन्हें ऊपर से ऑर्डर आया था कुछ ना करने के लिए। इसी वजह से फ्रैंक को आगे बढ़ना पड़ता है और वो एक गोली लेकर अपनी घड़ी में 5 मिनट की टाइमिंग सेट करता हुआ बैंक के अंदर चला जाता है, जहां पर हम देख पाते हैं उस चोर उचक्के को, जिसने खुद भी एक पावर कैप्सूल खा रखी थी और इसके पास पावर थी हर रंग में ढल जाने की। अगर वो लाल कलर के पास से गुजर रहा है तो लाल हो जाएगा, नीले के पास तो नीला कलर बन जाएगा और अगर जमीन पर यूं ही चल रहा है तो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। वो फ्रैंक को धोखा देकर पैसे लेकर वहां से भागने लगता है और अब तो फ्रैंक भी बंदूक लेकर उसके पीछे पड़ चुका था। और लिटरली इस कहानी के CGI मुझे बहुत अच्छे लगे। खैर अभी तो और भी आने बाकी हैं, बने रहिए मेरे साथ। यहाँ पर हमें एक अच्छा खासा चेज सीक्वेंस भी दिखाया जाता है, जिसके अंत में उस गुंडे के हाथ एक बंदूक लग चुकी थी और वो फ्रैंक को गोली मार देता है, लेकिन उसने भी वो पावर कैप्सूल खा रखा था, जिसकी वजह से वो गोली उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। हालांकि एक सेकंड के लिए वो ब्लैकआउट जरूर हुआ था, मगर उसके बाद फिर से खड़ा होकर उस गुंडे को धूल चटा देता है। इस घटना के बाद में क्रेन उससे मिलने के लिए आता है और कहता है कि तुम अपना बैज और बंदूक मुझे दे दो। जिस पर फ्रैंक कहता है कि क्या आप मुझे पुलिस डिपार्टमेंट से निकाल रहे हैं? मैं तो बल्कि उन चोरों को, गुंडों को पकड़ रहा हूं जो कि इस शहर के अंदर गंदगी फैला रहे हैं, और आप उल्टा मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। जहां पर क्रेन का कहना था कि तुमने भी रूल्स को तोड़ा, अगर तुम सीधे तरीके से काम करते तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहता। जिस पर फ्रैंक का कहना था कि हम इंसान उन ताकतवर लोगों का सामना कर ही नहीं सकते। अगर आप भी चाहते हैं शहर से गंदगी को खत्म करना और मैं भी चाहता हूँ शहर से इस गंदगी को खत्म करना, तो आप मेरा साथ क्यों नहीं दे रहे हैं? मुझे जॉब से क्यों निकाल रहे हैं? आखिर ऐसा क्या है जो आप मुझसे छिपा रहे हैं? जहां पर क्रेन उसे बताता है कि अगर तुम्हें पकड़ना ही है तो इस मेजर को पकड़ो, यही असली सप्लायर जिसने इस पूरे शहर के अंदर उन कैप्सूल्स को फैलाकर हर जगह तबाही मचा रखी है। वहीं सीन शिफ्ट होता है इवनिंग में, जहां पर रॉबिन अपने फ्रेंड न्यूट से मिलने के लिए पहुंचती है, क्योंकि उसे तो मैसेज मिला था, मगर ये मैसेज खुद मेजर ने किया था। इसी बहाने मेजर रॉबिन को पकड़कर अपनी गाड़ी में बंदी बना लेता है और कहता है कि जो भी पूछूं उसका सच सच जवाब देना। आखिर तुम्हारा सप्लायर कौन है? पहले तो रॉबिन उसे मना करती है और उसे खुद को छोड़ देने के लिए कहती है। वो बहुत ही ज्यादा छटपटा रही थी, इसी वजह से मेजर उसे शांत करता है और बताता है कि तुम्हारी तरह मेरी भी एक बेटी थी ट्रेसी, जिसे वो गुंडे सप्लायर्स उठाकर ले गए। मैं सिर्फ अपनी बेटी को वापस पाना चाहता हूँ, जिसमें मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी मदद करो। वहीं सीन शिफ्ट होता है कहानी के लीड विलन्स पर, जिनमें थी गार्डनर और साथ ही बिकी। इन दोनों ने मिलकर ही उन कैप्सूल्स को बनाया था। हालांकि जो कैप्सूल्स इन्होंने अभी तक बनाए थे उनका असर सिर्फ 5 मिनट का था और आगे और ज्यादा प्रोडक्शन करने के लिए इन्हें एक बड़े अमाउंट की जरूरत थी। इसलिए आज उनके लिए एक बड़ी डील आने वाली थी इस शहर की PM की तरफ से। लेकिन PM का कहना था कि मैं इतनी बड़ी रकम देने से पहले उस नए वाले कैप्सूल का डेमो देखना चाहती हूँ। यहाँ रॉबिन अब मेजर का साथ देने के लिए तैयार हो चुकी थी और वो उसे वहां लेकर जाती है जहाँ से वो हर बार कैप्सूल लेकर आया करती थी। ये जगह एक सुपरमार्केट था और वहीं पर एक छिपे कमरे में जब वो पहुंचती है तो उसका सप्लायर समझ जाता है कि जरूर कुछ तो गड़बड़ है और वो अपना ट्रक लेकर वहां से निकलने लगता है, मगर इसी बीच मेजर उन पर हमला कर देता है। यहाँ पर काफी ज्यादा गोलीबारी होती है और खूब मारपीट होती है। हालांकि मेजर इसमें घायल तो होता है, लेकिन वो उस सप्लायर को खत्म कर देता है, जहाँ पर उसके कच्चे चिट्ठे का भी उसे मालूम चलता है कि वो सप्लायर असली सप्लायर नहीं था, वो तो सिर्फ एक मौरा था। बड़ी मछली तो अभी तक बाकी है। लेकिन वहां से निकलते वक्त उसका काफी ज्यादा खून बह चुका था, इसलिए वो रॉबिन को उसकी मदद करने के लिए कहता है। अब शहर में इतना बड़ा पंगा हुआ है तो पुलिस कैसे चुप रह सकती थी, इसीलिए वो
रॉबिन के घर पहुंचकर उसकी पूछताछ करने लगती है। उसकी माँ को धमकाने लगती है कि आखिर तुम्हारी बेटी कहाँ पर है। लेकिन तभी वहां पर फ्रैंक पहुंच जाता है कपड़े बदलकर और कहता है कि ये तो मेरा घर है और यहाँ पर कोई रॉबिन नाम की लड़की नहीं रहती है। तुम पुलिस वालों को इस घर में घुसने की परमिशन किसने दी? चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। और उन पुलिस वालों के घर से निकलते ही वो उनकी गाड़ी पर एक ट्रैकिंग डिवाइस लगा देता है, क्योंकि फ्रैंक को उन पर शक था कि ये पुलिस वाले उन ड्रग डीलर्स के साथ मिले हुए हैं जो कि शहर के अंदर गंदगी को फैला रहे हैं। मेजर और रॉबिन उस मैप में देखी गई लोकेशन की मदद से उस प्लेस पर पहुंच जाते हैं जहां पर इस ड्रग की अगली डील होने वाली थी। बिकी पीएम को बताता है कि ये वाली कैप्सूल अभी तक की सबसे अलग कैप्सूल है। हमने कई सारे जानवरों के डीएनए पर टेस्ट किया। कुछ जानवर ऐसे थे जो अपनी हड्डियों को तोड़कर अपने बचाव के हथियार बना लिया करते थे, कुछ ऐसे जो रंग बदल सकते थे, कुछ ऐसे जो काफी तेज गति से दौड़ सकते थे और कुछ ऐसे जिनके अंदर अनगिनत ताकत थी। आज की ये कैप्सूल बर्फीली जगह पर पाए जाने वाले जानवरों के डीएनए से बनाई गई है। जिसके बाद उसका डेमो स्टार्ट होता है। एक रैंडम लड़की को कैप्सूल खिला देने के बाद में उस चैम्बर का तापमान धीरे धीरे 100 डिग्री, 100 से 200, 200 से 300 और फिर 500 कर दिया जाता है, मगर फिर भी उस लड़की को कोई भी एहसास नहीं होता गर्मी का। मगर इसी वक्त अपनी बेटी को बचाने के लिए मेजर वहां कूद पड़ता है और हर एक को अपनी फाइटिंग स्किल्स के साथ दो पीट कर एक कर देता है और अपने मेन शिकार बिकी को पकड़ने ही वाला होता है कि तभी फ्रैंक उसके पीछे जाता है और कहता है कि जो भी हो तुम अपने हाथ ऊपर कर लो, क्योंकि तुम इस शहर के अंदर उस ड्रग को फैला रहे हो। इसी बीच बिकी को टाइम मिल जाता है अपनी कैप्सूल खाने का, जिसे खाने के बाद तो वो एक अलग ही दैत्य में बदल जाता है। पर्सनली कहूँ तो इस दैत्य को देखकर मुझे मेरी द लीग ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जेंटलमैन वाली मूवी की याद आ गई। उस बड़े दैत्य से बचने के लिए मेजर वहां की सारी गैस की टंकियां खोल देता है और एक शूट करता है, जिससे वहां पर एक जोरदार धमाका होता है जिसमें वो दैत्य वहीं मारा जाता है। हालांकि पुलिस इस वक्त यहाँ पर पहुंच चुकी थी, लेकिन हम पहले भी जानते थे कि जब भी कोई ऐसा शख्स जो कि गोली खाने के बाद में पकड़ा गया हो या मारा गया हो, हाई अथॉरिटी वाले कुछ ब्लैक सूट पहने बंदे वहां पर पहुंच जाया करते थे और इस बार भी ऐसा हुआ था। उसे देखकर फ्रैंक समझ जाता है कि यही बंदा इन सप्लायर्स का मेन लीड है और वो मेजर के साथ हाथ मिला लेता है, जिसके बाद अब इन तीनों की ही टीम बन जाती है और अभी तीनों ही पहुंचते हैं एक शिप पर जिसका नाम था जेनेसिस। हालांकि गार्डनर और उसकी टीम मेजर को पकड़ लेती है, लेकिन ये तो उसका प्लान था अपनी बेटी तक पहुंचने का। वहीं दूसरी ओर रॉबिन पहुंचती है उस शिप के कमांड सेंटर में, जहां से वो हर दरवाजे को खोल और बंद कर सकती थी। इस बीच फ्रैंक पर एक ऐसा शख्स हमला करता है जिसकी की पूरी बॉडी रबर की तरह थी। उसे कितना भी मारो मगर उस पर कुछ असर ही नहीं होता था। इस वजह से फ्रैंक रॉबिन को कहता है कि मैं एक दरवाजे के बीच खड़ा हो जाऊंगा और फिर उसे बंद करने के लिए कहूंगा, तब बंद कर देना। जहां रॉबिन उसकी मदद करती है और उस शख्स का हाथ काट देती है, मगर ये सारी हलचल वॉल्स को पता लग जाती है और वॉल्स अपनी वाली कैप्सूल खा लेता है। उसके पास थी हल्क की तरह ताकत, जो कि एक दरवाजे में मुक्का मारकर उसे कहीं दूर फेंक सकती थी। लेकिन रॉबिन भी काफी ज्यादा चालाक थी और वो वॉल्स के अपने तक पहुंचने से पहले ही ट्रेसी के रूम तक पहुंच चुकी थी जहां पर उसे छिपाया गया था। और यहाँ पर आता है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। हम व्यूअर्स को ये पता चलता है कि आज से सालों पहले गवर्नमेंट अपने सोल्जर्स को सुपर सोल्जर बनाने के लिए एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रही थी, जिनमें कुछ खास सोल्जर्स को चुनकर उन्हें एक ऐसे रूम में भेज दिया था जिनके ऊपर एक ऐसी गैस छोड़ी गई जो कि उनकी शरीर की ताकत को बढ़ा देती थी। उनमें से मेजर भी एक था, मगर मेजर इस बात को जान चुका था कि सरकार इस पूरी प्रोसेस को देश की रक्षा के लिए नहीं बल्कि अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेगी और बाकी दुनिया के दूसरे देशों को खत्म करवा देगी। इसी वजह से वो सरकार से भाग जाता है। मगर कुछ टाइम के बाद जब उसकी बेटी पैदा हुई तो उसकी बेटी में वो जीन्स ट्रांसफर हो गए जिसके अंदर काफी सारी पावर्स थी। और जब इस बात का पता उस लैब के साइंटिस्टों को चला कि मेजर की बेटी अभी तक जिंदा है और उसके पास वो शक्ति है जो कि इस पूरे प्रोसेस को एक अलग लेवल पर पहुंचा सकती है, तो उन्होंने मेजर का एक्सीडेंट करवाकर उसकी बेटी को अपने कब्जे में ले लिया और ट्रेसी के डीएनए की मदद से ही इन सभी ने वो 5 मिनट वाले ताकत के कैप्सूल बना लिए। यहाँ पर काफी ज्यादा मारामारी होती है और हर कोई अपनी अपनी कैप्सूल खाकर इन तीनों पर ही अपनी ताकत आजमाइश कर रहा था। जिसके बाद मेजर भी कहां चुप रहने वाला था। उसने आज तक सिर्फ और सिर्फ एक बार ही उस कैप्सूल को लिया था, क्योंकि मेजर जानता था कि उसके अंदर जो पावर है वैसी पावर आज तक किसी के पास नहीं। ये कैप्सूल हर किसी के शरीर पर अलग अलग तरीके से काम करती थी और उसकी ताकत का पता तभी चलता था जब कोई शख्स उसे अपने शरीर के अंदर खाता था। इस वक्त सारी बंदूकें मेजर पर तनी हुई थी और ट्रेसी की जान खतरे में थी। जिसके बाद तो मेजर अपनी कैप्सूल को खाकर अपने 5 मिनट के एवोल्यूशन टाइम को जनरेट कर देता है। उन 5 मिनटों में मानो समय जैसे एकदम धीमा हो चुका था। मेजर के पास ताकत थी हर किसी को जलाकर खाक कर देने की। जो भी गोली उस तक आ रही थी वो उन्हें वहीं पर जलाकर भस्म कर देता है और इतने धमाके करता है कि वहां पर मौजूद हर गुंडा मारा जाता है। और एक बड़ी तबाही के साथ फाइनली मेजर अपनी बेटी ट्रेसी
ट्रेसी को बचाने में कामयाब हो जाता है और ये सभी एक छोटी सी नाव में उस जेनेसिस शिप से निकल जाते हैं। कहानी के एंड में हमें दिखाया जाता है कि मेजर अपनी बेटी ट्रेसी के साथ खुश होता है, लेकिन फ्रैंक को लगता है कि अभी भी कुछ सप्लायर्स हैं जिनके पास ये कैप्सूल्स हैं, तो वो उन्हें खत्म करने के लिए निकल पड़ता है। मगर जाने से पहले इन दोनों ने ही रॉबिन की अच्छी खासी मदद कर दी थी, यानी कि काफी सारे पैसे दे दिए थे जिससे कि वो अपनी माँ का इलाज कर पाए। और इसी के साथ ये शानदार कहानी यहीं पर